आपका अपना YouTube चैनल द मास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। तो भैया शाम के 7 बज चुके हैं और शाम के 7 बजे हम लोग आपके लिए उत्तर प्रदेश में सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं के लिए गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, क्योंकि अभी सुपर टेट और यूपी टेट इन दोनों परीक्षाओं का नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए हम लोग सप्ताह में सिर्फ 3 दिन यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम को 7 बजे ये गणित के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। इसके अलावा आप सभी लोग जानते हैं कि आपका केबीएस की भर्ती आ चुकी है और केबीएस के गणित के प्रैक्टिस सेट को भी हम लोग जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। अभी तक आप लोगों ने ये फॉर्म नहीं भरा है, केबीएस वाला जो प्राइमरी का आया है, तो उसको फॉर्म को आप भर दीजिए, ठीक है ना भैया। और यहाँ पर जो हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाते हैं उसका हमारा कुछ उद्देश्य होते हैं। एक निश्चित हमारा टारगेट है, उस टारगेट के अंतर्गत हम लोगों को 3 से 4 महीने के अंदर अपनी सारी कमियों को दूर कर लेना है। हमारा जो पहला उद्देश्य है गणित लगाने का, वह उद्देश्य है कि भैया गणित हमें सीखना है, समझना है, गणित हमें रटना नहीं है, जादू हमें नहीं देखना है। 1-2 प्रश्नों में जादू देखने से आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको मन लगाकर सीखना ही पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। गणित के कॉन्सेप्ट और जो छोटी मोटी ट्रिक हैं उन्हें आपको जानना समझना पड़ेगा। दूसरा हमारा मेन उद्देश्य है कि यदि आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 20 में से कम 15 नंबर लाना है, यानी 15 से 20 नंबर के बीच में आपका स्कोर होना चाहिए। अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो 30 में से कम 25 नंबर लाना है, यानी आपके जो नंबर होने चाहिए पेपर में वो 25 से 30 के बीच में ही होने चाहिए। और हमारा एक उद्देश्य है कि आप अपने कॉमन सेंस को इस प्रकार से डेवलप कर लीजिए अगले 3 से 4 महीने के अंदर कि आप कम से कम 3, 4 या 5 प्रश्न मौखिक ही सॉल्व कर सकें। इसका मतलब है कि आप प्रश्नों को पढ़िए, उनके विकल्पों को देखिए, चारों विकल्पों में से जो भी आपको अच्छा लग रहा हो, जो भी आपको सही लग रहा हो, इतना हमारा कॉमन सेंस डेवलप होना चाहिए कि हम उस पर टिक लगा सकें, ठीक है। तो मौखिक हमें प्रश्नों को सॉल्व करना भी आना चाहिए। तो इन्हीं 3 उद्देश्यों के साथ हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें कौन कौन से प्रश्न मिलने वाले हैं। देखिए भैया, पहला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। ये सारे प्रश्न आपके चक्षु पब्लिकेशन के बुक से लिए गए हैं। तो इस बुक में कभी कभी हमें बहुत ही अच्छे प्रश्न मिलते हैं, कभी कभी बहुत ही आसान प्रश्न मिलते हैं, तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। जो भी प्रश्न मिलेगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, एक सूचना और सुन लीजिए भैया, इस कोचिंग का नाम है, जो यूट्यूब चैनल है उसका नाम है द मास्टर प्रकाश क्लासेस। कुछ दिनों बाद आपका ये दोनों जो नाम है ये अलग अलग हो जाएंगे, यानी कि द मास्टर अलग से रहेगा और प्रकाश क्लासेस एक अलग से यूट्यूब चैनल बनेगा। तो आपको ये सारे वीडियो द मास्टर पर ही मिलेंगे। तो द मास्टर नाम आप याद रखिएगा, यही आपके यूट्यूब चैनल का नाम रहेगा। प्रकाश क्लासेस के नाम से एक अलग से यूट्यूब चैनल बनाया जाएगा, ठीक है ना भैया। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ लिया होगा, कॉपी और पेन लेकर आप सभी लोग बैठे होंगे। जो भी प्रश्न आपके सामने आ रहा है उसको कॉपी पर तुरंत सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। जब तक आप कॉपी पर अपने हाथों से प्रश्न को सॉल्व नहीं करेंगे तब तक आपका कॉन्फिडेंस जो है नहीं बढ़ेगा। तो कॉन्फिडेंस बढ़ाना ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इस प्रश्न में हमारा एक फार्मूला होता है, चाप बराबर क्या होता है, चाप बराबर होता है कोण और गुणे त्रिज्या। ये फार्मूला लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। त्रिज्या को हम आर लिख देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कोण हमारा कितना है, 72 डिग्री है। सॉरी, ये 75 लिख गया जल्दबाजी में, इसको 72 करते हैं। चलिए, कोण कितना भैया आपका, कोण है 1 मिनट, हाँ, कोण है आपका 72 डिग्री और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर अभी नहीं आएगा क्योंकि ये जो कोण दिया गया है ये किस में दिया गया है, डिग्री में दिया गया है। इसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री से रेडियन में किसी कोण को कन्वर्ट करने के लिए, बदलने के लिए π/180 अंश का गुणा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो सेंटीमीटर होता है और ये जो डिग्री होता है, दोनों मात्रक अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर कोण हमारा डिग्री में है, त्रिज्या हमारा सेंटीमीटर में है। तो इस प्रकार हमें जिस कोण को रेडियन में बदलना पड़ेगा और रेडियन में बदलने के लिए आप क्या करते हैं, कोण में किसका गुणा करते हैं, π/180 गुणा करते हैं। चलिए गुणा कर देते हैं। ये आपका 72 डिग्री है, गुणा आपका π/180 हो जाएगा। अब तो आप गुणा भाग कर लेंगे, आंसर आपका निकल आएगा। यहाँ पर 21 है, यहाँ पर कैंसिल आउट करते हैं 72 और 180, इसको 36 से कैंसिल आउट करेंगे। ये 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, तो बचा 2/5। पाई का भी मान रख देते हैं, पाई का मान है 22/7
और गुणा हो जाएगा 21, इसका गुणा कर लीजिए, फटाक से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अच्छा यहाँ पर आपको एक चीज़ और नई चीज़ बता देते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो यहाँ पर 7 त्रिक हो जाएगा, 21 गुणा करते हैं 3 का 2 में गुणा कर लीजिए, 3 दूनी 6 और 6 का 22 में गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 1 13 और नीचे कितना है 5। अब 5 का भाग मत करिए, 5 का भाग मत करिए, क्या करिए 5 का डबल कर दीजिए तो नीचे हो जाएगा 10। अगर 5 का डबल नीचे किया है, 2 का गुणा नीचे किया है तो 2 का गुणा ऊपर भी करना पड़ेगा, तो 4 6 2। अब क्या करेंगे, दशमलव रखने में आपकी आसानी होगी। देखिए नीचे कितना है 10 है, यानी कि एक जीरो है, तो ऊपर क्या होगा एक अंक के बाद दशमलव आ जाएगा, यानी 26.4 आपका आंसर होगा। विकल्प बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो हमने क्या किया, 5 का हमें भाग ना करना पड़े इसलिए हमने उसको 10 में कन्वर्ट कर लिया। 10 में बदलने के लिए हमने 2 का गुणा नीचे किया है तो 2 का गुणा हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। तो जब हमारा कोई संख्या 10 या 100 या 1000 नीचे होती है तो हम क्या करते हैं, जितने जीरो नीचे होते हैं ऊपर क्या करते हैं उतने अंक के बाद पीछे से दशमलव रख देते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। तो ये भाग ना करना पड़े, क्योंकि ये आप 132 में 5 का भाग करना तो आसान था, लेकिन जब बड़ी बड़ी संख्याएं होती हैं तो वहां पर आप ये ट्रिक लगा के भाग करने से बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। एक शंकु और बेलन दिया गया है, आधार की त्रिज्या दोनों की, शंकु है और बेलन है, दोनों की जो आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है और इनकी ऊंचाई कितनी है 8 सेंटीमीटर है। बेलन और शंकु के वक्र पृष्ठों का अनुपात आपको निकालना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई r और h अनुपात शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है पाई r और l। ठीक है, अब हमें l क्या होता है, शंकु के लिए जो l होता है वो पाइथागोरस प्रमेय लगा के h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर के वर्गमूल के बराबर होता है। दोनों कंडीशन में, शंकु है चाहे बेलन है, दोनों कंडीशन में हमारी ऊंचाई कितनी है 8 है, तो 8 का वर्ग करेंगे 64 हो जाएगा। त्रिज्या 6 है, 6 का वर्ग करेंगे 36 हो जाएगा। इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो 100 आएगा और 100 का वर्गमूल लेंगे तो आपका 10 आएगा। तो शंकु के लिए जो L की लंबाई होती है, L हमारा होता है त्रियक ऊंचाई। ठीक है, शंकु आपका इस प्रकार से बनता है, तो ये वाली जो लंबाई होती है ये L होती है, चाहे स्मॉल l लिखिए चाहे कैपिटल L लिखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो त्रियक ऊंचाई का जो फार्मूला होता है वो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग निकालते हैं। अब आपका मान यहाँ पर सब कुछ आ गया है, वैल्यू रख दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। प्रश्न तो आसान है। ठीक है, यहाँ पर सेलेक्ट नहीं हुआ, ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर r से ये r कैंसिल हो गया, बचा क्या, यहाँ पर 2 बचा और h बचा। h की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर है, यहाँ 8 लिख दो और अनुपाते यहाँ l बचा है, l की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली है 10 है, इसको 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ हो गया 8 और यहाँ बचा अनुपाते 5। कहाँ पर है 8 अनुपाते 5, आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आसान प्रश्न है, कोई यहाँ पर ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। ये गजब का प्रश्न है, इसको सॉल्व करने में भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करें, चलिए चित्र बनाते हैं। पहले प्रश्न आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, 3 हमारे वृत्त हैं, तो वृत्त बनाओ बढ़िया से। ये चित्र तो हमें बढ़िया से नहीं बनता है, लेकिन क्या करें बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाए तो आप इसको समझ लीजिएगा। बढ़िया चित्र बना है, 3 वृत्त बन गए भैया। ठीक है, अब क्या करो कि इसमें एक ऐसे त्रिभुज बना दो जो तीनों जहां जहां ये वृत्त टच कर रहे हैं ना, तीनों को टच करता हुआ इस प्रकार से जाए। बहुत बढ़िया चित्र बना है। नाम लिख दो इसके, ये A हो गया, ये B हो गया, ये आपका C हो गया। अब बात को ध्यान से समझो, यही आपका चित्र में दिया गया है, यही जो है आपके जो प्रश्न है उसमें दिया गया है कि 4, 6 और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त हैं जो एक दूसरे को बाहर से स्पर्श करते हैं। ठीक है, तीनों वृत्तों को केंद्र, ये तीनों वृत्तों के केंद्र हैं, इनको आपस में मिला दो तो क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा। जो त्रिभुज बन रहा है ABC, उसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। आसान प्रश्न है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। तो पहला वाला वृत्त ये वाला लेते हैं, ये पहला वृत्त है, इसकी त्रिज्या कितनी है, प्रश्न में साफ साफ दिया है 4, तो ये इसकी त्रिज्या हो गई। तो यहाँ से यहाँ तक ये भी इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक है, दूसरा वाला वृत्त कहाँ है, देखिए पेन का कलर चेंज करते हैं तब कुछ मजा आएगा समझने में। दूसरा वाला वृत्त यहाँ से यहाँ है इसका केंद्र, ये हो जाएगी त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर। दूसरे वाले वृत्त का केंद्र B है, ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी, कितना हो जाएगा, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा।
तीसरे वाले वृत्त की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है यहाँ पर। तीसरा वाला वृत्त का केंद्र सी है, इसका त्रिज्या कितना है 8, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या निकल के आया, आपके तीनों भुजाओं का मान निकल के आ गया है। ए बी कितना आ गया भैया 4 और 6 कितना हो गया है 10। ए सी की कितना हो गया भैया 4 और 8 हो गया, मिलके हो गया है 12। और बी सी की वैल्यू, जो भुजा तीसरी वाली भुजा बी सी है, इसकी वैल्यू 8 और 6 मिलके हो गया है 14। ठीक है, अब यहाँ पर तीनों भुजाएं हमारी अलग अलग हैं, तीनों भुजाएं अलग अलग हैं, तो हमारा जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वो आपको पता है क्या होता है। क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है एस माइनस ए और एस माइनस के बी और एस माइनस के सी, ये फार्मूला होता है। अगर तीन भुजाएं दी गई हों किसी त्रिभुज में, क्षेत्रफल निकालना हो तो यही फार्मूला होता है। जहाँ एस क्या होता है, यहाँ हमारा एस जो होता है अर्ध परिमाप होता है। अर्ध परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं को जोड़ दो, तो तीनों भुजाओं को जोड़ने से कितना आ रहा है 36 आ रहा है, फिर उसका आधा कर दो, तो यही हमारा अर्ध परिमाप होता है। तो अर्ध परिमाप कितना निकल के आया भैया, आपका 18 निकल के आ गया है। इसमें मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अर्ध परिमाप की वैल्यू एस होती है, एस का मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं को जोड़कर 2 का आधा करना, वही हमारा अर्ध परिमाप कहलाता है। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं, ये तो एस का मान 18 है। अब अगली कंडीशन में एस माइनस ए, यहाँ ए बी सी जो स्मॉल में लिखा गया है ये भुजाओं के मान है, पहली भुजा ए, दूसरी भुजा बी, तीसरी भुजा सी, तो हम डायरेक्ट घटाकर लिखते हैं। ठीक है, तो पहले s माइनस ए यानी अर्ध परिमाप 18 में से पहली भुजा जो कि 10 है उसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा भैया 8 आ जाएगा। दूसरी कंडीशन में अर्ध परिमाप s में से दूसरी भुजा 12 घटाओगे यानी 18 में से 12 घटाओगे तो 6 बचेगा, और तीसरी कंडीशन में 18 में से 14 घटाओगे तो बचेगा कितना 4 बचेगा। अब इसका गुणा मत करिएगा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं इसका गुणा कर देते हैं फिर इसका वर्गमूल लेते हैं, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी ऐसा करने में। इसका गुणा मत करिएगा, आप क्या करिए इसको टुकड़ों टुकड़ों में यानी जिसका वर्गमूल होता है ऐसे टुकड़े में इसको डिवाइड कर लीजिए। जैसे कि 18 को लिख लीजिए 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 8 को लिख लीजिए 4 गुणे 2 क्योंकि 4 का वर्गमूल होता है। और यहाँ पर आपका 6 को क्या लिखिए, 6 को आप 2 गुणे 3 लिख दीजिए, 2 गुणे 3, और 4 को 4 रहने दीजिए क्योंकि 4 का वर्गमूल हमारा हो जाता है। अब ध्यान से यहाँ पर समझ लीजिए, जिसका वर्गमूल होगा उसको हम लिखेंगे, जिसका नहीं होगा उसको नहीं लिखेंगे। जैसे कि ध्यान से समझिएगा, कौन सा कलर ले, रेड लेते हैं। ये 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, इसको हम लिख लेंगे, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 और यहाँ 2, ये 2 बार है, इसका वर्गमूल लेंगे तो 2 आएगा, वर्गमूल के बाहर आ जाएगा। ये जो 4 है इसका वर्गमूल 2 होता है, वर्गमूल के बाहर निकल आएगा। और क्या निकल के आएगा वर्गमूल के बाहर, यहाँ ये वाला 4 है इसका वर्गमूल 2 होता है, ये भी वर्गमूल के बाहर निकल के आएगा। लेकिन ये वाला 2 और ये वाला 3 वर्गमूल के बाहर नहीं निकलेगा, तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 6। ठीक है, इसका आपस में जो बाहर वाली संख्या है इनका गुणा कर देते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी कितना हो जाएगा भैया 24, 24√6 आपका आंसर है। कहाँ पर है, सबसे नीचे विकल्प डी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, पूरे प्रश्न को हम लोग सॉल्व इसलिए करते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारी माताएं बहनें हैं, भाई बंधु हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ा सा कमजोर है, इसलिए पूरे प्रश्न में कैलकुलेशन हम लोग करते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों ने ये कैलकुलेशन कर लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जबरदस्त प्रश्न है, प्रश्न को पढ़िए और इसका चित्र बनाने की कोशिश करिए, बहुत ही तगड़ा प्रश्न है। देख भैया, पहले बनाओ एक वर्ग बनाते हैं। इसमें बहुत अच्छी है जो कि आपका लाइनें बिल्कुल सीधी सीधी खींच रही हैं। यहाँ पर हमें QR लेना है, इसलिए QR को हमेशा नीचे बनाओ, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक है, चित्र बन नहीं पाएगा, तो इसको P मानो, PQROS। ठीक है, ये आपका वर्ग बनेगा। इसमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है TQR, तो T यहाँ पर कोई बिंदु मान लो और ऐसा बनाना है कि TQ और ये R ये समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु का मतलब ये भुजा बराबर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा, आपका बाहर वाला वर्ग है, तो अगर QR बराबर है तो ये चारों भुजाएं तो हमारी बराबर हो जाएंगी, तो जिसमें भी ये निशान लगा है वो सब भुजाएं बराबर हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है, ध्यान से समझिएगा, आपको निकालना है PTS, P यानी कि ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये कोण आपको निकालना है, ये वाला बड़ा वाला। ठीक है,
अब ध्यान से इसको हम लोग चित्र में ही पूरे प्रश्न को सॉल्व करेंगे, इसलिए ध्यान से बातों को समझने की कोशिश करिएगा। ये अंदर वाला जो त्रिभुज बन रहा है TQP, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है तो ये भी 60 हो जाएगा। ये भी समबाहु त्रिभुज की जो तीनों कोण होते हैं वो 60 अंश के होते हैं। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण हमारे 60 अंश के हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़िए। आगे देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो कोण है ये पूरा 90 अंश का होता है। वर्ग में जो किनारे वाले कोण होते हैं वो 90 अंश के होते हैं। तो इधर वाला 60 है तो इधर कितना बचेगा, 30 बचेगा। इसी प्रकार ये वाला कोण जो आपका कितना है, 90 है। ये नीचे वाला 60 है तो ऊपर वाला कितना बचेगा, 30 बचेगा। ध्यान से समझिएगा। अब हमारा त्रिभुज जो ये वाला बन रहा है PTQ, इसमें देखिए ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर हैं। ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर हैं, यानी इस भुजा के सामने ये वाला कोण और इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर होगा। त्रिभुज के तीनों कोण कितने होते हैं भैया, 180 होते हैं। इसमें से एक कोण कितना है भैया, 30 है। तो ये दोनों कोण का जैसे एक कोण, तीनों कोण 180 होता है, एक कोण आपका 30 है, तो बाकी के दो कोण कितने होंगे, 150 होंगे। और हमने बताया कि ये दोनों कोण बराबर हैं। दोनों कोण बराबर हैं यानी कि एक निकालना है, एक कोण का मान निकालना है, तो कितना हो जाएगा, 75 अंश हो जाएगा। ठीक है, जो काम यहां हुआ है वही काम इस बगल वाले त्रिभुज में भी हुआ है। बगल वाला त्रिभुज कौन सा है, ध्यान से देखिएगा, STR में भी यही काम हुआ है। ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के बराबर है। तो जब भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के जो कोण होते हैं वो भी बराबर होते हैं। तो इस भुजा के सामने ये वाला कोण, इस भुजा के सामने ये वाला कोण बराबर है। तो सेम यहां पर अब इसी त्रिभुज में ध्यान से देखिए, STQ में ध्यान से देखिए, टोटल त्रिभुज के कोण कितने होते हैं, 180 होते हैं। अगर उसमें एक कोण 30 दिया गया है तो बाकी के दोनों कोण कितने होंगे, 150 होंगे। लेकिन दोनों कोण बराबर हैं तो एक कोण का मान कितना होगा, 75 अंश होगा। यानी कि कहने का सीधा सीधा मतलब है, यहां पर सिर्फ आपको थोड़ा समझाना है, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला कोण भी 75 निकल के आ गया, ये वाला कोण भी 75 निकल के आ गया। अब बिंदु T पर ध्यान से देखिएगा, बिंदु T पर 4 कोण बन रहे हैं। तो किसी भी बिंदु पर बने हुए कोणों का योगफल कितना होता है, 360 होता है। इसमें 3 कोण तो हमें पता है, पहला 75 है, दूसरा 75 है, तीसरा हमारा 60 है, चौथा कोण निकालना है। तो क्या करिए, 360 में से तीनों कोण घटा दीजिए। तो चलिए घटा देते हैं। 360 यहाँ पर है, 75 75 150 और 60 इसमें जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 210। इसमें घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 150 डिग्री। कहाँ पर है आपका, विकल्प बी में है। विकल्प बी आपका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, कोई यहाँ पर दिक्कत की बात नहीं है। ये अच्छा, कुछ लोग यहाँ पर ये कहेंगे कि भैया ये QT, ये जो लाइन है ये विकर्ण है, तो विकर्ण उकर्ण कुछ नहीं बन रहा है, विकर्ण वाला दिमाग नहीं लगाना है। जो यहाँ पर जिस तरीके से प्रश्न को सॉल्व किया गया है उसी तरीके से आपको प्रश्न को सॉल्व करना है। थोड़ा समझाना था, बाकी इसमें कुछ लिखने वाली बात नहीं है। उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, दोबारा भी समझा दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न का मान ध्यान से देखिएगा, कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये तरीका पता है तो फटाफट इसका आंसर निकाल लीजिए। देखिए भैया, x का मान दिया गया है √3, x का मान दिया गया है √3 और प्लस के √2। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिए गए हों तो 1/x का जो मान होता है वो क्या होता है, सेम वही मान होता है। जो x का मान होता है वही 1/x का मान होता है, बशर्ते चिन्ह बदल जाता है। अगर x के मान में प्लस का चिन्ह है तो 1/x वाले मान में माइनस का चिन्ह आ जाता है। अगर x के मान में माइनस का चिन्ह है तो 1/x के मान में प्लस का चिन्ह आ जाता है। तो इस चीज को जानते रहिए। बाकी इस प्रश्न में कुछ नहीं आपको करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस इतना आप ध्यान से रखिए कि x का मान जब इस तरीके से दिया हो तो 1/x का मान निकालना हो तो यहाँ अगर यहाँ प्लस का निशान लगा है तो माइनस का लगा दीजिए, अगर माइनस का लगा है तो प्लस का लगा दीजिए, बस। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देते हैं। तो इधर जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर होगा x और यहाँ होगा 1/x बराबर क्या होगा, यहाँ √3 कट गया और यहाँ बचा √2 और √2 कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा √3 प्लस √3, इसको जोड़ के कितना आ जाएगा, 2√3 आ जाएगा। कहाँ पर है आपका, विकल्प बी में है। हमने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि कुछ प्रश्न आपको मौखिक करना है, तो ये उसी प्रकार का प्रश्न है। आपने प्रश्न पढ़ा और 1/x का मान आपके दिमाग में आ गया, क्या होगा, वहां पर आप देखेंगे कि पीछे वाली संख्या कैंसिल हो जाएगी तो बचेगा क्या, 2√3 बचेगा।
इस प्रश्न में अगर आपके पेपर में ये प्रश्न आ जाता है तो उसमें आपको पेन भी नहीं उठाना है, पेन आप बिना पेन उठाए आपको ये प्रश्न सॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। कुछ प्रश्न तो बहुत ही आसानी इस प्रैक्टिस सेट में दिया गया है, लेकिन क्या करें, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कर लो भैया, कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 30 का 35%, 35% से निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर x का 25%, तो 25% से निशान हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और प्लस के लिखा है 1। इसको सॉल्व कर लो भैया। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, बाकी तो कुछ कटेगा। हाँ, 5 से कैंसिल आउट करते हैं तो 5 7 35 और 5 दूनी हो जाएगा 10, तो 7 तरीके हो जाएगा 21, तो 21/2 और बराबर यहाँ 25 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 से कम 25, 25 चौके 100 और प्लस के 1 को इधर भेज दीजिए, 1 को आप इधर भेज दीजिए, तो कहाँ लिखें, चलो यहीं लिख लेते हैं। 21/2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा 4। सॉल्व करते हैं। 2 कहाँ सॉल्व करें, जगह कम बची, इसको बड़ा बड़ा लिख दिया। चलिए 2 यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, 21 माइनस के कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 चला जाएगा बराबर x/4। ये इसको 2 से ये 4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 बार हो जाएगा। 21 में से 2 घटाएंगे, 19 बचेगा। 19 का 2 में गुणा कर देते हैं, तो डायरेक्ट हम लोग लिख देते हैं आंसर। 19 दूनी कितना होगा भैया, 38 होगा। कहाँ पर है भैया, विकल्प बी में है। आसान प्रश्न है, कैलकुलेशन आपको करनी थी, कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ओह, ये प्रश्न देखने में तो बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन बहुत से लोग इस प्रश्न को गलत कर देंगे। 5% का 8% कितना होता है? तो इस प्रकार के प्रश्नों में हमने गलत मत करिएगा, ये का मतलब गुणा लगा के इस प्रश्न को सॉल्व मत करिएगा, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। हमने इस प्रकार के प्रश्नों में बताया था जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसको ऊपर लिखते हैं और जिसको आधार बनाकर पूछा जा रहा है उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर दोनों में प्रतिशत का निशान लगा है, इसलिए गलती होने की संभावना ज़्यादा है। तो 8% के बारे में पूछा जा रहा है तो 8% आप ऊपर लिखेंगे। 8% कितना होता है, यानी 8% के बारे में पूछा जा रहा है। दूसरी वैल्यू को जो होगी उसको नीचे लिखेंगे और प्रतिशत निकालना है, यानी कि 100 का गुणा करेंगे। बस यहाँ पर यही गलती होता है इस प्रश्न में कि कौन क्या ऊपर लिखेंगे क्या नीचे लिखेंगे। प्रतिशत निकालने के लिए एक संख्या होती है जिसे ऊपर लिखते हैं, एक संख्या होती है जिसे नीचे लिखते हैं। तो बार बार यही कंफ्यूजन होता है कौन सी संख्या को ऊपर लिखें, कौन सी संख्या को नीचे लिखें। तो जिसके बारे में पूछा जा रहा है, जिसके बारे में उस प्रश्न में बात हो रही हो, यानी 8% कितना है, 8% के बारे में बात हो रही है, तो उसको आप ऊपर लिखेंगे और दूसरी वाली जो वैल्यू होगी उसे नीचे लिखेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 से ये 20 बार कटेगा और 8 दूनी कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। और प्रतिशत निकालना है, यानी परसेंटेज का निशान रहेगा ही, तो 160% आपका आंसर रहेगा। यहाँ पर परसेंटेज का निशान लगा के आंसर नहीं दिया गया है, कोई बात नहीं, आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। देखिए, हमेशा फार्मूला ढूंढने की कोशिश ना करिए, इसका प्रश्न का क्या मतलब होता है वो आपको समझा देते हैं। इसका एक छोटा सा फार्मूला भी होता है, लेकिन फार्मूला भूल गए तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी बहुत बड़ी दिक्कत की बात है। तो थोड़ा सा पहले इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि इसमें करना क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। बाकी तो ये मौखिक प्रश्न है, आपको तुरंत आंसर आ जाएगा। ये प्रश्न मौखिक है, अगर आपके पेपर में आ जाए तो इसमें पेन नहीं उठाना है, लेकिन पहले थोड़ा सा समझ लीजिए। 5 के प्रथम जो है 15 गुणजों का औसत निकालना है, यानी कि अगर 5 का पहाड़ा 15 बार पढ़ें तो 5 एकम 5 होगा, 5 दूनी 10 होगा, 5 तिहाई 15 होगा। ऐसे हम पढ़ें तो 5 का पहाड़ा 15 बार पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, आखिरी वाली संख्या कितनी आएगी, 75 आएगी। ये 5 का और 15 का गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 होगा, तो आखिरी संख्या कितनी होगी, 75 होगी, ठीक है। अब क्या करिए, इसको सबको हमें क्या निकालना है, औसत। तो इन सबको जोड़ दीजिए, इन सबको जोड़ दीजिए, और कितनी संख्याएं हैं, 15 संख्याएं हैं, तो 15 से भाग कर दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का ये मतलब होता है, ठीक है। इस प्रश्न का क्या मतलब होता है, यही मतलब होता है, लेकिन इसका आपको ट्रिक बताते हैं, ठीक है। फार्मूला नहीं पढ़ना, ट्रिक आपको बताते हैं। तो देखिए, जब भी आपको ऐसे 5 के गुणजों का, इतने गुणजों का औसत पूछा जाए तो पहली संख्या कितनी है, 5, उसको लिख लीजिए आराम से। आखिरी संख्या क्या होगी, 15 × 5 = 75। हमें पता है आखिरी संख्या कितनी होगी, 15 × 5 = 75, 75 होगी, उसको लिख लीजिए। और कितनी संख्या है, 2 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक क्या हमने बताया,
कि जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आए तो पहली संख्या 5 एकम 5 होगी, जो कि आपको पता है, तो उसको लिख लीजिए। आखिरी संख्या क्या होगी, आखिरी संख्या निकालने के लिए इन दोनों का गुणा कर देते हैं, तो 15 × 5 = 75 होगी, उसको लिख लीजिए। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 75 5 जोड़ेंगे 80, 2 का भाग करेंगे कितना हो जाएगा भैया 40, 40 आपका आंसर रहेगा। विकल्प डी बिल्कुल सही है। ठीक है, समझ में आया ट्रिक? अगर आपको अच्छी लगी हो तो उसको अपने किसी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, जो आपके नोट्स बना रहे हैं उसमें आपको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रश्न है ये पिछले प्रैक्टिस सेट में इस प्रकार का प्रश्न लगाया है, तो सिंपल तरीके से भी आपको ये प्रश्न बताते हैं और ट्रिक से भी आपको ये प्रश्न बताते हैं। ठीक, पहली कंडीशन में कितने छात्र हैं, 25 छात्र हैं, उनकी औसत आयु कितनी है, आपकी 17 है, तो 25 का 17 में गुणा कर देंगे तो टोटल आयु निकल आएगी, आप गुणा करके निकाल लीजिएगा, ये सिंपल तरीका है। दूसरी कंडीशन में उसमें एक अध्यापक भी शामिल हो जाता है, तो 25 छात्र थे, एक अध्यापक आ गया, तो कुल मिला के हो गए 26। उनकी एक वर्ष जो है औसत आयु में वृद्धि हो जाती थी, तो औसत हमारा 17 है, अब कितना औसत हो गया 18 हो गया, तो इसका भी गुणा कर लिख के जो वैल्यू आएगी वो निकाल लीजिएगा। बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू आप घटा देंगे तो अध्यापक की आयु निकल आएगी। ठीक है, ये तो हो गया सिंपल तरीका अध्यापक की आयु निकालने का। अब अपनी ट्रिक लगाते हैं, क्योंकि हमने बताया इस प्रकार के प्रश्नों में आपको पेन भी नहीं उठाना है, तो कैसे करेंगे ध्यान से समझिएगा। जो हमारे 25 स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, उनकी जो औसत है वो हमारी 17 है। ठीक है, तो औसत को हम तीर का निशान लगा के ऊपर लिखते हैं। अगली कंडीशन में हमारे पास 25 स्टूडेंट तो है ही और एक अध्यापक और आ गए। ठीक है, तो औसत कितना हो गया, औसत हमारा हो गया 1 बढ़ के कितना हो गया 18 हो गया। ठीक, अब ध्यान से बात को समझिएगा, सिर्फ जोड़ना है और घटाना है, आपका आंसर तुरंत आएगा। ध्यान समझिए, अध्यापक कहाँ है भैया, यहाँ पर है। इनकी उम्र आपको कितनी दिख रही है, उम्र आपको 18 दिख रही है, दिख लिया, ये औसत 18 है। इसका मतलब कि जो 25 छात्र हैं इनका भी और जो अध्यापक है इनका भी, सबका उम्र कितनी है 18 है। ठीक है, औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक छात्र यानी जितने भी लोग हैं सबके पास बराबर 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 है, यानी कि यहाँ पर अध्यापक और छात्र सबकी उम्र कितनी हो गई 18 हो गई, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अध्यापक की उम्र 18 तो है नहीं, और इन छात्रों की उम्र जो है 1-1 वर्ष बढ़ गई है, तो छात्रों की उम्र कितनी बढ़ी है 1-1 वर्ष बढ़ी है। कितने छात्रों की बढ़ी है 17 छात्रों की बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है, क्योंकि अध्यापक अधिक उम्र का था, उसकी उम्र में से 1-1 वर्ष 17 छात्रों को दे दिए गए, तो कितनी उम्र बढ़ गई 17 वर्ष बढ़ गई उम्र, कितनी उम्र बढ़ गई 17 वर्ष बढ़ गई 17 छात्रों की। ठीक है, तो ये बढ़ी क्यों, क्योंकि अध्यापक ने 17 वर्ष जो उम्र है प्रत्येक 1-1 वर्ष 1-1 स्टूडेंट को दिया था। तो यहाँ पर दूसरी वाली कंडीशन में अध्यापक की उम्र 18 दिखा रहा है, जो उसने दिया है अन्य छात्रों को उसमें आप जोड़ दीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। कहाँ पर है, आपका विकल्प ए बिल्कुल सही है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो यहाँ पर आपको बस इतना करना है, क्या करना है उसको आप ध्यान समझिए। समझने वाली बात खत्म हो गई, अब हम जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से समझिए। अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाए तो आपको बस इतना लिखना है कि पहले उम्र कितनी थी 17 थी, अब कितनी 1 बढ़ गया है, तो अध्यापक की उम्र कितनी हो गई 18 हो गई है। तो अध्यापक की उम्र 18 है और 17 बच्चे पहले थे उनकी भी उम्र 18 है, तो सबकी 1-1 वर्ष बढ़ी है। तो सबकी 1-1 वर्ष बढ़ी है, कितने लोगों की बढ़ी है 17 लोगों की बढ़ी है। और ये क्यों बढ़ी है, क्योंकि जो है अध्यापक ने अपनी उम्र में से कुछ जो है पार्ट सभी बच्चों को दिया है। तो कितना हो गया, जितना दिया था उसको और अध्यापक की उम्र दोनों जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कुल मिला के अगर ये प्रश्न आपके सामने आ जाता है तो आपको 18 + 17 लिख के 35 निकालना, बस यही इतना ही लिखना है, इतना लिख के ही आपको आंसर निकालना है। क्लियर बात समझ रहे हैं? तो 2 तरीके हैं, चाहे साधारण तरीके से लगाइए चाहे इस वाले कॉन्सेप्ट के तरीके से प्रश्न को सॉल्व करिए, दोनों तरीके से आपके प्रश्न का आंसर आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगर आज के ये हमारा आखिरी प्रश्न है, कितना बच्चों वाला प्रश्न है। कक्षा 6 की किताब में इस प्रकार के प्रश्न पढ़ाए जाते हैं। यहाँ पर आपको 28 और 32 का मासा और लासा निकालना है। ठीक है, तो भैया लासा पहले लिखते हैं और अनुपात मासा बाद में लिखते हैं। देखो लासा निकालने के लिए इसको 4 से कैंसिल आउट करो, 4 × 7 = 28 और 4 × 8 = 32। अब तो ये किसी संख्या से नहीं कटेगा, तो लासा क्या होता है
दो संख्याएं जब एक ही संख्या से, जो कॉमन संख्याएं होती इसमें यानी एक ही संख्या से कटती हैं, तो वो उसका लासा होता है, सॉरी मासा होता है। तो मासा कितना आ गया? 4 आ गया, क्योंकि अब ये किसी संख्या से नहीं कट रही है, तो हमारा जो मासा होगा वो कितना होगा? हमारा 4 होगा। ये बात समझ में आई। लासा कितना होता है? इन सब का आपस में गुणा करने से हमारा लघुत्तम समापवर्तक आता है। तो 4, 7 और 8 का गुणा कर देंगे तो हमारा लघुत्तम समापवर्तक आ जाएगा। यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 7 8 56 और अनुपाते 1 आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना होगा? 56:1 होगा। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। तो इस प्रकार से इस प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने टोटल 10 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। इन 10 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हो रहे थे उसको कमेंट बॉक्स में भैया जरूर बताइएगा। कॉपी पेन लेकर आप लोग बैठे होंगे और प्रैक्टिस भी आप लोगों ने किया होगा। यहाँ पर एक चीज और बता दें कि आपको इस प्रैक्टिस सेट के बीच में सुपर टैट का एक विज्ञापन दिखाया गया होगा, जिसमें से आपको बताया गया होगा कि 250 से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 100 रुपए में दिए जा रहे हैं। तो ये प्रैक्टिस सेट आप सभी लोग खरीद लीजिए। जब तक आपका पेपर नहीं होगा तब तक ये सारे प्रैक्टिस सेट आपको धीरे धीरे करके दिए जाएंगे। ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है, बहुत सारे बच्चे इसका फायदा उठा रहे हैं। आप भी इस प्रैक्टिस सेट को खरीदिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। 100 रुपया कोई बहुत ज़्यादा कीमत नहीं होती है। और अपने दोस्तों में, मित्रों में, अपने भाई बंधुओं में जो भी सुपर टैट या यूपी टैट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि हम आपकी मैथ की सारी प्रॉब्लम दूर करेंगे। जब तक आपका पेपर हो जाता है, ध्यान में रखिएगा, यकीन मानिए हमारा, आपको हम मैथ के एक्सपर्ट बना देंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और मैथ में इसी प्रकार रोज कुछ ना कुछ सीखते रहिए। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।